नमस्कार दोस्तों, ये बात सन 1996 की है। साइकोलॉजिकल आशीष नंदी एक रिसर्च कर रहे थे। इस सिलसिले में आशीष नंदी ने नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू लिया, जो कई घंटों तक चला। ये इंटरव्यू खत्म करने के बाद आशीष नंदी अंदर तक इतने हिल गए। आशीष नंदी को ऐसा क्या पता चला नरेंद्र मोदी की मानसिकता के बारे में, जो उनके होश उड़ गए। आज की वीडियो में दोस्तों उनकी असल जिंदगी के बारे में जानते हैं। उनकी पर्सनालिटी और उनकी असली मानसिकता क्या है इस समाज के लिए। आप में से जो लोग नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हैं, तो आज मैं आप लोगों के सामने उनकी ऐसी सच्चाई लाऊंगा कि आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं उनके बचपन से पहले। तो नरेंद्र मोदी जी की पढ़ाई हुई थी बहुताचार्य नारायणाचार्य स्कूल से, और इसी स्कूल से इन्होंने 10वीं भी पास की थी। और 10वीं की परीक्षा इन्होंने 1967 में दी थी। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है दोस्तों, जिस साल इन्होंने 10वीं की परीक्षा दी थी, उसी साल इन्होंने इंटर की भी परीक्षा पास की थी। यानी कि 1967 में इन्होंने इंटर भी पास की थी। संस्कृत टीचर प्रहलाद पटेल ने बताया कि ये एक एवरेज स्टूडेंट थे। और इनके बायोग्राफिकल निरंजन मुखर्जी उपाध्याय ने भी ये बात कही थी। लेकिन दिलचस्प बात सुनिए, इन्हें स्कूल के नाटकों में एक्टिंग करना पसंद था, लेकिन मेन रोल ना मिले तो ये उस नाटक में भाग लेने से ही मना कर देते। 8 साल की उम्र में ही वो आरएसएस के संपर्क में आ गए थे। सन 1958 के बीच दिवाली के दिन वो भट्टनगर की आरएसएस की शाखा में बाल स्वयं सेवक बने थे। उनके स्कूल के मित्र सुधीर जोशी ने बताया कि वो शाम को स्कूल के बाद अपनी किताबें घर पे रखने के बाद सीधे शाखा पर चले जाते थे। इसके बाद 1972 में नरेंद्र मोदी 22 साल की उम्र में आरएसएस के प्रचारक बने। 15 साल बाद उन्हें 1987 में बीजेपी में लाया गया। इसके बाद उन्हें एक कमाल के ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखा जाता है, जैसे कि एंडी मरीनो उनके द्वारा लिखी गई। नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल बायोग्राफी के बारे में बताते हैं। जब 1990 में राम रथ यात्रा हुई तो ये बीजेपी में गुजरात में शामिल थे। उन्होंने इस यात्रा के आयोजन में अपनी भूमिका निभाई। उन्हें 1995 में बीजेपी का नेशनल सेक्रेटरी बनाया गया। जब चुनाव होता है तो लोग वोट देते हैं सरकार चुनने के लिए, या तो वोट लोग देते हैं सरकार को हटाने के लिए। पर लोगों के मन में एक नई धारा शुरू हुई है, वो है वोट टू पनिश। 2001 में इन्हें गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। 22 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस में अग्निकांड हो जाता है। हाँ, वही साबरमती एक्सप्रेस जो गुजरात के अहमदाबाद से चलती है हल्दिया के, यानी हमारे आराध्य भगवान श्री राम के जन्मभूमि तीर्थ यात्रा करके पूजा पाठ और हवन वगैरह करके लौट रहे थे। इस अग्निकांड में लगभग 59 हिंदू तीर्थ यात्रियों की मौत हुई थी, जिसके बाद पूरे गुजरात में दंगे फसाद होने लगे। के कारण नरेंद्र मोदी पर भी कई इल्जाम लगते हैं, पर इन सब पर इनका एक अलग अपना वीडियो हो सकता है। कुल मिलाकर बात तो यहाँ पर आती है, इन्हें एक क्लीन चिट भी मिल जाता है भाई। लेकिन तभी ये कॉमनल नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग बनती है। हाँ, बोले तो एक कट्टरवादी नरेंद्र मोदी। कुछ लोग होंगे जो इस ब्रांडिंग पर विश्वास करते हैं, जो मानते हैं नरेंद्र मोदी ठीक है कॉमनल व्यक्ति है। लेकिन इसमें से दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होंगे जो मोदी जी को सेकुलर आदमी मानते कि नहीं, नरेंद्र मोदी तो सबका था, सबका विकास पर विश्वास करते हैं। जो मैं इनके बारे में आगे आप लोगों को बताऊंगा, तो आप इन बातों को सुनकर तंग रह जाएंगे। वैसे तो नरेंद्र मोदी मटन और मछली पर बहुत विरोध मचाते हैं अपने भाषणों में। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हल्ला हबीब एक्सपोर्ट कंपनी से ये चंदा लेते हैं। और जो असली गंगा पुत्र थे स्वामी दयानंद की गंगा जी को अविरल और निर्मल बनाने की सिर्फ 4 डिमांड थी, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 चिट्ठी लिखी थी। आरटीआई से पता चला है कि वो 3 चिट्ठी नरेंद्र मोदी के पास पहुंच चुकी थी, लेकिन फिर भी इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। स्वामी दयानंद जी ने 111 दिन का अनशन रखा। इस अनशन को रखने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। मुंह खुला, वो भी इन्होंने ट्विटर के जरिए श्रद्धांजलि दी थी। हिंदू होकर इनके मन में कभी नहीं आया कि एक संत के मरने के बाद इन पर एक संत का पाप नहीं लगेगा। अरे वो हम क्या ही बात करें, जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं उनमें क्या हिंदू नहीं है? और उन हिंदुओं के लिए क्या किया इन्होंने? प्रज्वल रिवन्ना की वीडियो में 2900 से ज्यादा महिलाओं का शोषण हुआ है। क्या उनमें से कोई हिंदू महिलाएं नहीं थी? इस बात को तुम क्या ही के, जो नीट पेपर लीक की वजह से कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली, क्या उनमें से हिंदू बच्चे नहीं थे? जो महिला पहलवान साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ब्रजभूषण के खिलाफ धरना पर बैठे थे, वो भी तो हिंदू ही लड़कियां थी।
कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करता है तो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी तो प्रज्वल बनना के लिए वोट मांगते दिख रहे थे और ब्रजभूषण के बेटे को टिकट भी दे दिया अपनी पार्टी ने। ये कि सिर्फ प्रज्वलन रमन्ना, इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। कुछ हमारे देश के ब्रेन बॉस लोग जिन्हें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि उनके घर की महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है या नहीं, उनके घर के बच्चों को रोजगार मिल रहा है या नहीं, अच्छी एजुकेशन मिल रही है या नहीं। बस उन लोगों को चाहिए कि मुसलमान लोगों की ऐसी तैसी कर दो। उन लोगों को मनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं, हिंदू मुस्लिम के नारे लगाते हैं और कभी कहते हैं कि कपड़े देखकर दंगाइयों को पहचाना जा सकता है। ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता। प्रधानमंत्री मोदी को इन सब चीजों की कोई हिचक नहीं कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, कि हमारे पद की कोई गरिमा होती है कि नहीं। ये भाषण दिया था इन्होंने वहाँ पर राजस्थान में, जहाँ पर इन्हें मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर इन्हें वोट मिल रहे थे। क्या मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट देखिए, बिहार में कुछ और माहौल था तो वहाँ पर ये मोदी जी शांति दूत बन गए। ये बोले कि मैं देश को धर्म और जाति के नाम पर बांटने नहीं दूंगा। मैं जब तक जिंदा हूँ मैं धर्म के आधार पर इस देश को बांटने नहीं दूंगा। बिहार में तो कुछ भी नहीं, इधर बंगाल में देखिए इन्होंने मुसलमानों के पक्ष में क्या भाषणबाजी दी। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। और अलीगढ़ की रैली में भी ये मुस्लिमों के हितैषी बनकर आए थे और बोलने लगे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टियों ने मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस सपा जैसी पार्टियों ने और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। और दोस्तों एक इंटरव्यू में तो इन्होंने ये तक कह डाला कि जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान कहूंगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में जीने योग्य नहीं रहूंगा। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। आप में से कुछ लोग ये देख के कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये साबित क्या करना चाहते हैं। अरे भाई ये कैसे हो सकता है, मोदी हिंदुओं के साथ है या मुस्लिमों के साथ। दोस्तों इनके दो चेहरे हमेशा से ही रहे। ये 2014 का ट्वीट देखिए, मोदी जी कह रहे सेकुलरिज्म हमारे खून में है। 2020 में अमित शाह कहते हैं कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में कभी नहीं देखेंगे। सभी को अपने धर्म की पालन करने की सुविधा है और देश की सरकार का एक ही धर्म है, वो है संविधान। आज की बीजेपी क्या ये मोदी सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र के तौर पे देखती? जरा भी नहीं। हम संविधान को मानते हैं। इस देश में हर पंथ के लोगों को अपने पंथ का अनुपालना करने की संपूर्ण सुविधा है। दोस्तों ये बात सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की नहीं है, जहाँ इन्हें फायदा होगा वहाँ पर ये दाल बनाते हुए, पगड़ी बांधते हुए पहुँच जाए। एक बार इन्होंने तो ये तक कह डाला कि मुहा मुसलमान से मेरा पुराना रिश्ता है। साथियों, बोहरा समाज के साथ मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना। अरे पंजाब के साथ भी इनका नाता रहा और चीन के साथ भी बहुत पुराना नाता है इनका। पंजाब के साथ मेरा विशेष नाता रहा। चीन के साथ मेरा निजी रूप से भी एक विशेष नाता। बंगाल से नाता जोड़ने के लिए इन्होंने कहा 55 में कोलकाता की मेट्रो देखने आया था। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। बस ये है दोस्तों कि कोलकाता मेट्रो 1984 में शुरू हुई थी, जब ये 34 साल के थे। बताइए दोस्तों, कभी आपने 34 साल का बुढ़ा बच्चा देखा है क्या? पर मोदी है तो मुमकिन है। तो भाई साहब को पाकिस्तान से वोट नहीं मिलते, वहाँ भी बना ये कोई ना कोई रिश्ता निकाल ही लेंगे जरूर। दोस्तों अभी हाल ही में जो असम में बाढ़ आई है उससे लाखों लोग बेघर हो गए। 2021 में अमित शाह ने कहा था कि भाइयों मुझे 5 साल और दीजिए। आसाम की सबसे बड़ी समस्या है बाढ़, कि ये 5 साल हमें और दे दीजिए। आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सारियां विसर गईया रावा वे केड़े पासे जाइए सजना। सानू सारियां विसर गईया रावा वे केड़े पासे जाइए सजना। 5 साल क्या, बाहर के लोगों ने तो आपको
पूरे 15 साल दिए हैं। क्या उस बार में हिंदुओं के घर नहीं थे? क्या इन लोगों ने आसाम के लोगों के लिए? और हाल ही में जो नीट पेपर लीक के कारण बच्चों ने जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट किया था और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा था, पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, पर उसके बाद इन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जिसने एक गर्भवती महिला के रेप केस प्रहलाद जोशी ने उस केस के आरोपियों को बचाया था। अभी तो मैंने आप लोगों को इनके अच्छे दिन गिनाए हैं। आइए अब हम इन्हें आपके सामने हिटलर के रूप में इन्हें एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि हर कोई एग्री करेगा कि 2014 के बाद ही एकदम लो हिंदुत्व आ गया, जिससे अगर फायदा हुआ है किसी का तो वो है बीजेपी सरकार। जैसे ही दोस्तों सिक्के के दो पहलू होते हैं, जितने बीजेपी सपोर्टर है इसे डिनाई नहीं कर सकते हैं। हिंदू एम्पावरमेंट होते ही मुस्लिम के अगेंस्ट काफी निगेटिविटी फैलने लगी सोशल मीडिया के तहत। अब एनालिसिस के मुकाबले देखा जाए तो पावर में आना डिक्टेटर की निशानी तो होती ही है। जैसे कि एक एग्जांपल आप लोगों के सामने है, हिटलर भी तो एक आर्यन सुप्रीमेसी से ही पावर में आया था। ISIS फाउंडर जरकावे भी इस्लामिक सुप्रीमेंट्री की दम पर ही पावर में आया था। हिटलर के टाइम पर भी तो लोगों को यही लगा था कि आर्यन सुप्रीमेसी एक अच्छी विचारधारा है, ज्यूज का तो सिर्फ इकोनॉमिक बहिष्कार हो रहा है। इस तरह से स्केलेट हुई, पर आगे जाकर यही चीज कि जूस के खिलाफ सभी जर्मन में एक एक्सटर्नल माइंडसेट फैलने लगा। उनकी खुलेआम एक्सिक्यूशन भी होने लगी। कंस्ट्रक्शन कैंप के बारे में आपने तो सुना ही होगा। मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि धर्म और जाति के नाम पर वोट मत दीजिए, बल्कि रोजगार और शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर वोट दीजिए। अब से अगर कोई भी आपके दरवाजे पर वोट मांगने आए, उससे ये मत पूछिए आप किस पार्टी से हैं, बल्कि ये पूछो कि आपकी एजुकेशन कितनी है, आपने अभी तक देश की उन्नति के लिए क्या काम किए हैं। क्योंकि हम एक आजाद भारत में रहते हैं। भाइयों और बहनों, फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में इन्हीं टॉपिक के साथ।